नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन की क्लास में। सामान्य अध्ययन की पिछली क्लासेस में हमने ज्योग्राफी का अध्ययन किया था, जिसमें सोलर सिस्टम हमने पढ़ा था। आज हम फिर से एक बार इंडियन हिस्ट्री में आ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री का पहला भाग प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन हमने पिछली जो वीडियोस थी हमारे इतिहास की उसमें कर लिया था। आज हम उसके दूसरे खंड आद्य इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं। आद्य इतिहास जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे आते हैं। लगभग सभी एग्जाम में आद्य इतिहास से या हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न देखने को मिलते हैं। आद्य इतिहास दो भागों में विभाजित है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल। हमने पहले भी आपको बताया है। तो आज हम शुरुआत करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता से चूंकि बहुत अधिक प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें, जो आपके लिए काफी लाभकारी होंगे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव ने इस समय धातुओं का प्रयोग प्रारंभ किया और धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया। हमने आपको ताम्र पाषाणिक काल बताया था। तांबे के प्रयोग के बाद मानव ने तांबे में टिन मिला करके कांसे का प्रयोग प्रारंभ किया। तो जो यह समय था हड़प्पा सभ्यता का, उस समय कांसे धातु का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में होता था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। दूसरा, इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता की यदि बात करें तो वह सिंधु घाटी की सभ्यता ही है। अब बात करते हैं कि हमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पता कैसे चला। तो 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक, 20वीं सदी का द्वितीय दशक अर्थात 20वीं सदी 1900 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक, यह 20वीं सदी कही जाती है। इसमें 20वीं सदी का द्वितीय दशक यदि बात करें तो 1920 तक, 1920 तक का जो समय था, 1920 तक पाश्चात्य विद्वान ऐसा मानते थे कि भारत में सिकंदर के आक्रमण से पूर्व कोई सुदृढ़ सभ्यता नहीं थी। यह पाश्चात्य विद्वान मानते थे। अब सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? सिकंदर का आक्रमण हुआ 326 ईस्वी पूर्व में। तो पाश्चात्य विद्वानों का यह मानना था 1920 तक कि 326 ईस्वी पूर्व से पहले भारत में कोई बहुत अच्छी सभ्यता नहीं थी। परंतु इस बात का खंडन हुआ। कि कैसे हुआ? इसके तृतीय दशक में, 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक में, अर्थात 1920 के बाद, 1920 से 1930 का जो समय है, उसमें दो पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, इनके द्वारा क्रमशः हड़प्पा जो कि पंजाब में स्थित है और दूसरा मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में स्थित है, इन दोनों स्थलों का उत्खनन कार्य करवाया गया, जहां से पुरावस्तुएं प्राप्त हुई। और यह पुरावस्तुएं इतनी पुरानी थी कि हजारों वर्ष पुरानी थी। इससे इस बात का खंडन हो गया कि 326 ईस्वी पूर्व से भारत में कोई सुदृढ़ सभ्यता नहीं थी, जो यह कहा जाता था। इस बात का खंडन हुआ क्योंकि जो पुरावस्तुएं हमें प्राप्त हुई वह हजारों वर्ष पुरानी हुई और उन पुरावस्तुओं से एक बहुत अच्छी सभ्यता का भी हमें ज्ञान हुआ। तो हड़प्पा का उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा और मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी द्वारा करवाया गया। इससे हमें इस बात की भी पुष्टि हुई कि जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, उसके जो बीच की दूरी है वह 640 किलोमीटर की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर की है। तो इस 640 किलोमीटर की दूरी पर यह दो स्थल जो हैं वह किसी एक ही सभ्यता के केंद्र रहे होंगे, ऐसा पता चला। कैसे? क्योंकि यहां से जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई उनमें समानता देखने को मिली। इसीलिए एक पिगट महोदय रहे हैं, उन्होंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसी एक विस्तृत जो सभ्यता है उसकी जुड़वा राजधानियां रही, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां रही, ऐसा पिगट महोदय ने कहा। कई बार प्रश्न आता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किसने कहा? तो यह कहा पिगट महोदय ने।
पिगट द्वारा यह कहा गया, एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि इसको जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका परिपक्व स्थल, यदि परिपक्व क्षेत्र की बात करें तो वह पंजाब सिंध में सिंधु नदी घाटी पर इसका परिपक्व क्षेत्र है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। परंतु अनेक विद्वानों का यह मानना था कि चूंकि यह क्षेत्र सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित नहीं है, उसके बाहर भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसे सिंधु नदी घाटी का नाम देना ही उतना उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सिंधु नदी घाटी का नाम देंगे तो यह वहीं तक सीमित रह जाएगी। इसलिए फिर चर्चा हुई कि इसका क्या नाम दिया जाए, तो फिर सहमति बनी कि इसके उत्खनन में सबसे पहला उत्खनन जिसका हुआ था, जहां से हमें सबसे पहले पुरावस्तुएं प्राप्त हुई थी, उस स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख दिया जाए। तो फिर हड़प्पा के नाम पर इस सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। अब हम देखते हैं काल निर्धारण, अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता का समय है वह क्या है। तो इसमें दो बातें निकल कर आती हैं कि आरंभ, जो हड़प्पा सभ्यता का आरंभ है वह हमें हर स्थान पर विकसित रूप में ही देखने को मिला। जो भी हमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वस्तुएं मिली, पुरावस्तुएं, वह विकसित अवस्था में ही मिली और इसका पतन आकस्मिक हुआ। यह जो सभ्यता है इसका पतन आकस्मिक हुआ। किसी भी सभ्यता का पतन धीरे धीरे होता है, काफी अधिक समय उसके पतन में लगता है, परंतु जो हड़प्पा सभ्यता है इसका पतन आकस्मिक ही देखा गया। इसका प्रारंभ विकसित अवस्था में और पतन आकस्मिक होने के कारण इसका कोई निर्धारित समय निश्चित करना काफी कठिन हो गया। इसलिए जो विद्वान रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने अपने शोध के अनुसार इसके अलग अलग समय दिए, जो जिससे कुछ समय हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। जॉन मार्शल द्वारा जो इस सभ्यता का समय बताया गया वह है 3250 से 2700 ईस्वी पूर्व। 3250 से 2700 ईस्वी पूर्व जॉन मार्शल के द्वारा। यह क्यों इंपोर्टेंट समय है, क्योंकि जॉन मार्शल जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो यह उस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे थे। पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल रहे हैं, इसीलिए इनके द्वारा दिया गया समय भी महत्वपूर्ण है, यह पूछा जा सकता है। दूसरा माधव स्वरूप वत्स, इनके द्वारा दिया गया जो समय है वह है 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व, जो जॉन मार्शल के समय के लगभग समान प्रतीत होता है। अगला जो समय है वह है मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का समय दिया। 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का। जब भी हम भारतीय इतिहास का वर्गीकरण करते हैं तो ज्यादातर इसी समय का प्रयोग हम करते हैं इस काल के लिए। रेडियो कार्बन या फिर C14, इसके द्वारा पुरानी वस्तुओं का समय हमें पता लगाया जाता है। तो इसने जो समय दिया है इसके अनुसार 2350 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व का समय C14 के द्वारा दिया गया है और यह समय काफी मान्यता प्राप्त है। इतिहासकार ज्यादातर इस समय का प्रयोग करते हैं, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। बात करते हैं NCERT की। तो NCERT द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो समय निर्धारित किया गया वह है 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रकार यह महत्वपूर्ण समय है, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे रेडियो कार्बन के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का कौन सा समय निर्धारित किया गया या फिर NCERT द्वारा, तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यह काल निर्धारण हो गया। अब हम देखते हैं विस्तार। यह जो हड़प्पा सभ्यता है, जैसा कि हमने कहा सिंधु नदी घाटी के बाहर भी इसका बहुत विस्तार है। तो अब हम देखते हैं कि इसका विस्तार कितना है, कहां कहां तक है, इसके कुछ भौगोलिक क्षेत्र। तो हम देखते हैं कि मांडा जो है इसका सबसे उत्तरी क्षेत्र है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, मांडा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। और उसके बाद यदि बात करें सबसे पूर्वी क्षेत्र की, तो सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण,
यह दिशा होती है। तो इस दिशा के आधार पर हम इसके जो अंतिम स्थल हैं उनकी बात कर रहे हैं। मांडा जो है वह सबसे उत्तरी स्थल है जो कि जम्मू में अखनूर जिले में है। और आलमगीरपुर जो कि सबसे उत्तरी स्थल है, यह मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। और सबसे यदि दक्षिणी स्थल की बात करें तो यह है दायमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में यह है। और उसके बाद बात करें सबसे पश्चिमी स्थल की तो वह है सुत्कागेंडोर। यह बलूचिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार से यह कुछ ऐसा आपको इसका क्षेत्र देखने को मिलेगा। इस प्रकार से यह इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। तो सबसे उत्तरी हमने कहा कि मांडा सबसे उत्तर में स्थित है। यह अखनूर जिला, जम्मू के अखनूर जिला चिनाब नदी के तट पर है। यहां से आपको चिनाब नदी बहती है, तो यह चिनाब नदी के तट पर है। कभी कभी यह भी पूछता है कि यह स्थल कौन सी नदी के तट पर है, तो मांडा चिनाब नदी के तट पर है। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में हुआ। मांडा का उत्खनन 1982 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया? जगपति जोशी और मधुबाला द्वारा इसका उत्खनन का कार्य करवाया गया। यह इंपोर्टेंट है। 3 सांस्कृतिक स्थल, मांडा से 3 सांस्कृतिक स्थल मिले हैं। क्या क्या? प्राग सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। प्राग सैंधव के भी यहाँ वस्तुएं मिली हैं और विकसित सैंधव की भी और उत्तर सैंधव की भी। तो यह विशेषता है मांडा की। अब बात करते हैं सबसे पूर्वी स्थल। तो सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर जो कि मेरठ जिले में है और यह हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी के तट पर है आलमगीरपुर। हिंडन नदी जो है वह यमुना की सहायक नदी है। प्रश्न कई प्रकार से आ सकता है। एक तो यह कि आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र है वह किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी। या फिर प्रश्न यह भी आ सकता है आलमगीरपुर जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो यह जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। इसकी खोज की बात करें तो आलमगीरपुर की खोज भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई। भारत सेवक समाज संस्था द्वारा 1958 में इसकी खोज की गई और इसके उत्खनन का कार्य कराया गया यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। आलमगीरपुर के उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाया गया। अब इसके सबसे दक्षिणी जो स्थल है दायमाबाद, उसकी बात करें तो यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। और नदी की बात करें तो परवरा नदी के किनारे है। परवरा नदी के तट पर दायमाबाद है। और परवरा नदी जो है वह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। परवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यह भी प्रश्न आपके आ सकता है। बात करते हैं सबसे पश्चिमी क्षेत्र की। तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है सुत्कागेंडोर जो कि हमने कहा कि बलूचिस्तान में है। यह दास्क नदी के तट पर है। दास्क नदी यहां से बहती है, दास्क। तो यह दास्क नदी के तट पर स्थित स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क ऑरल स्टालिन ने की। सुत्कागेंडोर की खोज 1927 में सर मार्क ऑरल स्टालिन द्वारा की गई। तो इस प्रकार से यह क्षेत्र हमने देखे सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हड़प्पा सभ्यता के कि इतने बड़े क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अब बात करें कि इसकी दूरी आपस में, तो पूर्व से पश्चिम जो इसकी दूरी है वह है 1600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम हड़प्पा सभ्यता की दूरी 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण हड़प्पा सभ्यता की जो दूरी है वह है 1400 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अब कभी कभी इसके आकार की भी बात करता है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता है
उसके क्षेत्र का आकार क्या है, तो उसके क्षेत्र का आकार है त्रिभुजाकार। यह जो आकार है यह त्रिभुजाकार माना जाता है इस प्रकार से। तो यह त्रिभुजाकार है। आपका यदि प्रश्न आता है तो आप त्रिभुजाकार में टिक करेंगे। तो इस प्रकार से यह हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। तो आज की क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का कैसे पता चला इसका अध्ययन किया, उसके साथ फिर उसके काल निर्धारण का, और उसके बाद अंत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है उसका हमने अध्ययन किया। जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।